हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और इस वीडियो में अपन हैबर्स प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर ब्रीफ डिस्कशन की बात करें हैबर्स प्रोसेस के बारे में, तो हैबर्स प्रोसेस का जो यूज़ है वो लार्ज स्केल इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के काम आता है। कि अमोनिया का अगर अपने को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है और इसके अलावा वो प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन करना है, तो अपने को हैबर्स प्रोसेस यूज़ करना चाहिए। तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो अमोनिया के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ हैबर्स प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद में हैबर्स प्रोसेस में जो अपन रिएक्शन यूज़ करने वाले हैं अमोनिया बनाने के लिए, वो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाएगी। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है, प्लस ऑब्वियसली एक रिवर्सेबल रिएक्शन भी है। और यहाँ पे इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज लिखी हुई है, और ये नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा हैबर्स प्रोसेस में अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन की बात करें, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 700 केल्विन्स होना चाहिए, प्रेशर ऑलमोस्ट 200 एटीएम या फिर बोलें 20 मेगा पास्कल होना चाहिए। अब ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस पे अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का ले चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज़ करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को पता लगाने के लिए। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इस प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा काम में लिया जाता है, सो ये जो कैटलिस्ट लिखा हुआ है आयरन ऑक्साइड, बहुत पुराने टाइम पे आयरन एज ए कैटलिस्ट काम में लेते थे, बट अब मॉडर्न टाइम में आयरन ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दो प्रमोटर्स यूज़ किए जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि प्रमोटर्स क्या काम में आते हैं, कैटलिस्ट का वो एक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, कैटलिस्ट का कैटेलिसिस पावर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं प्रमोटर्स। सो गाइस, ये जो कैटलिस्ट और प्रमोटर्स हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करना, मतलब रिएक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, इसलिए अपन कैटलिस्ट और प्रमोटर्स काम में लेंगे। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं, ये टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस अपने को हेल्प करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया अपन बना पाएँ, यानी कि जो ईल्ड है अमोनिया की वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। इसके लिए अपने को टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करने होंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अमोनिया का अपन कम से कम टाइम में बना पाएँ, इसके लिए रिएक्शन की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, और इसके लिए अपन कैटलिस्ट और प्रमोटर्स काम में लेते हैं। इन पॉइंट पे अपन डिटेल में कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आज के डिस्कशन में जो कॉन्सेप्ट्स अपन यूज़ करने वाले हैं वो मेनली 3 चैप्टर से होंगे। मोल कॉन्सेप्ट से बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बट बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम से, जो कि होगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और इसके अलावा अपन केमिकल काइनेटिक्स का भी थोड़ा सा हेल्प लेने वाले हैं हैबर्स प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड देन गाइस, ये आपके सामने है फ्लो चार्ट, अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट। इसको अपन एट द एंड कंक्लूजन के टाइम पे इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन होने वाला है। एग्ज़ाम पर्पज से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक केमिकल इंडस्ट्री है, एक केमिकल इंडस्ट्री है जो अमोनिया का प्रोडक्शन करती है, अमोनिया का प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ ए केमिकल इंडस्ट्री। अब अगर कोई इंडस्ट्री है और वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करना चाहती है, तो ये केमिकल का प्रोडक्शन बहुत ही इकोनॉमिक होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, फ़ायदे का सौदा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और अभी मॉडर्न टाइम्स में अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस जैसे अपन ने बात की, वो प्रोसेस अपन यूज़ करते हैं हैबर्स प्रोसेस। और सबसे पहले अपन हैबर्स प्रोसेस की जो रिएक्शन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसमें अमोनिया प्रोड्यूस होती है गैसियस फॉर्म में, और ये जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस
को यूज़ करके प्रोड्यूस की जाती है, और ये लिखा हुआ है आपके सामने एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और याद रखें कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अपन बात करते हैं कि जब ये रिएक्शन अपन अपने केमिकल प्लांट में करवा रहे होंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर की क्या कंडीशन होनी चाहिए। और अगर अपन पूछें कि टेम्परेचर अपने को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर अगर अपन चेंज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा ज़्यादा अमोनिया अब प्रोड्यूस होगी। मतलब रिएक्शन में जो यील्ड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अपन चाहेंगे कि टेम्परेचर कुछ ऐसा रखें जिससे ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो। सो गाइज लेट्स सपोज अपन ने यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसके टेम्परेचर को अपन ने डिक्रीज़ किया। ऑलराइट, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं अपन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जो कि क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे अपन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। सो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम पे अपन स्ट्रेस डालेंगे, यानी कि उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो इक्विलिब्रियम उस स्ट्रेस को रिलीज करेगा कैसे भी करके। जैसे मान लो कि आपका हेडेक हो रहा है तो अपन कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं सो दैट वो जो हेडेक का स्ट्रेस है वो अपने दिमाग से चले जाए। वैसे ही इक्विलिब्रियम करता है। इक्विलिब्रियम पे अगर अपन कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लेके आते हैं तो इक्विलिब्रियम उसको एज ए स्ट्रेस कंसीडर करता है और उस स्ट्रेस को वो दूर करने की कोशिश करता है। सो गाइज अपन ने क्या किया, अपन ने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया। कहाँ डिक्रीज़ किया, एक रिएक्शन चैम्बर होगा जहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे। इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो अपन ने डिक्रीज़ कर दिया। चैम्बर का अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया तो इसका मतलब अपन ने इस चैम्बर से जो हीट है वो बाहर निकाल ली, सो दैट ये चैम्बर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। अब इक्विलिब्रियम ये सोचेगा कि उसका हीट कम कर दिया गया है, वो उसको एज ए स्ट्रेस लेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम हीट को वापस इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और इसीलिए इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज कर पाए। और अपन देख पा रहे हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसीलिए इक्विलिब्रियम थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा सो दैट हीट रिलीज हो। सो दैट क्या रिलीज हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगी और उससे क्या होगा, टेम्परेचर वापस से इंक्रीज हो जाएगा। और इससे अपने को फायदा क्या हुआ, इससे अपने को एक नेचुरल फायदा ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो अमोनिया अब ज़्यादा बनेगी। मतलब अमोनिया की यील्ड को अपन इंक्रीज कर पा रहे हैं अगर अपन टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। यही ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है कि अगर अपन ने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से क्या हुआ, अमोनिया का जो यील्ड है, अमोनिया के जो बनने का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यही अपन चाहते हैं कि अमोनिया अपन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ। सो अगर आपको कोई पूछे कि इस रिएक्शन के लिए, इस गिवन रिएक्शन के लिए अगर अपने को अमोनिया का यील्ड इंक्रीज करना है तो क्या अपने को टेम्परेचर हाई रखना चाहिए या फिर लो रखना चाहिए, तो अब अपन आंसर कर सकते हैं कि अपने को टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, अपने को टेम्परेचर लो रखना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कंडीशंस में देखा होगा कि टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रखी गई है, 700 केल्विन। ऑलमोस्ट 700 केल्विन वैल्यू हैबर ने प्रपोज की है इस रिएक्शन के लिए फॉर मैक्सिमम यील्ड। तो आप देखेंगे कि 700 केल्विन एक बहुत कम टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन अपन ने यहाँ पे बात की कि टेम्परेचर तो होना चाहिए कम। जितना कम टेम्परेचर होगा अमोनिया का यील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। बट हैबर के अनुसार टेम्परेचर 700 केल्विन होना चाहिए, जो कि कम टेम्परेचर नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये टेम्परेचर डिसाइड करने के पीछे रीज़न क्या है, और वो रीज़न अपने को मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या बोलता है,
कि अगर अपन ने किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन की जो स्पीड हो जाएगी, रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये एक जनरल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखें। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर अपन टेम्परेचर कम करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड धीरे हो जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हैं यूनिट टाइम में वो डिक्रीज कर जाते हैं। सो अपन चाहते हैं टेम्परेचर को कम करना सो दैट अमोनिया की यील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज। लेकिन अपन टेम्परेचर को इतना कम ना कर दें कि रिएक्शन की स्पीड इतनी कम हो जाए कि अपने को प्रोडक्ट, जो अमोनिया प्रोडक्ट है, वो 1 साल बाद में मिल रहा है, तो वो एक इकोनॉमिक फ़ायदा उसमें नहीं होगा। अपन चाहते हैं अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बने, और इसीलिए अपन ने एक कॉम्प्रोमाइज्ड टेम्परेचर डिसाइड किया 700 केल्विन, जो ना कि बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा होगा तो रिएक्शन की यील्ड खराब हो जाएगी, ना ये टेम्परेचर बहुत कम है कि रिएक्शन की स्पीड बहुत कम हो जाए। तो अपन ने एक मॉडरेट टेम्परेचर, एक कॉम्प्रोमाइज्ड टेम्परेचर यहाँ पे पता लगा लिया कि 700 केल्विन एक वो टेम्परेचर है जहाँ पे अमोनिया की यील्ड भी कंसिडरेबली हाई होगी, प्लस रिएक्शन की स्पीड भी कंसिडरेबली हाई होगी। सो गाइस, आई थिंक आपको ये रीजन समझ में आ गया है कि 700 केल्विन टेम्परेचर क्यों डिसाइड किया गया है हेबर्स प्रोसेस में। सो अपन ने टेम्परेचर के बारे में बात किया, अब अपन बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो अपना नेक्स्ट डिस्कशन होगा कि जो अपन बात कर रहे हैं हेबर्स प्रोसेस की, उसमें प्रेशर कितना रखना चाहिए। ऑलराइट, सो जैसे अपनी जो रिएक्शन है उसमें नाइट्रोजन गैस कंबाइन कर रही है हाइड्रोजन गैस से और रिवर्सिबली ये बना रहे हैं अमोनिया गैस। अब ये एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, और सिंस ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है वो अगेन अपने को कौन से चैप्टर से पता लगेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से। और उसमें भी जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है उसको अपन यूज़ करने वाले हैं। अपन जो प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। ओके, सो प्रेशर की अगर बात करें, लेट्स सपोज अपन ने प्रेशर को इंक्रीज किया। अपन जिस चैम्बर में, जिस रिएक्शन चैम्बर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं, लेट्स सपोज अपन ने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्या समझेगा, प्रेशर को वो एज ए स्ट्रेस लेगा कि किसी ने उस पर प्रेशर इंक्रीज करके स्ट्रेस डाला है। अब वो इस स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करेगा। अब स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम समहाउ प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपन ने उस पर स्ट्रेस डाला प्रेशर इंक्रीज करने का, और इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जैसे मैंने बोला, इक्विलिब्रियम प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम के पास में एक ही ऑप्शन है, या तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाए या फिर वो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आए। अब अपन देखेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से कौन सी डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में जाएगा अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। इसके लिए एक सिंपल सा चीज़ आप ये देखें कि अपने रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट साइड पे जो प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल हैं वो कितने बन रहे हैं, वो 2 बन रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 से कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी कम होते हैं तो प्रेशर हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसीलिए प्रेशर को तो डिक्रीज करना है इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। सो अगर अपन ने प्रेशर इंक्रीज किया, यानी कि अगर अपन ने हाई प्रेशर रखा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और यही अपने लिए फ़ायदे की बात है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो अमोनिया का जो अमाउंट होगा, अमोनिया का जो यील्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इससे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया मिलेगा, और यही अपने लिए एक फ़ायदे की बात है, एक इकोनॉमिक
पॉइंट है यही अपने लिए, अपन ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना चाहते हैं। सो अब जो प्रेशर अपन डिसाइड कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए वो है 200 atm, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 20 मेगापास्कल। अब 200 atm प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर रखेंगे रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और उतना ही ज़्यादा ईल्ड होगा। तो अपन क्यों ना बहुत ज़्यादा 2-3 हज़ार 15-20 हज़ार atm प्रेशर रखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने को अमोनिया मिलेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो जो रिएक्शन चैम्बर आप डिज़ाइन करेंगे उस चैम्बर का मटेरियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो बहुत हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। तो अगर आपको बहुत अच्छा मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल बहुत महंगा भी होगा और वहाँ पे अपना जो इकोनॉमिक पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपन एक सस्ता रिएक्शन चैम्बर बनाना चाहेंगे जो अपना एक मॉडरेट प्रेशर को विथस्टैंड कर ले, और इसीलिए 200 atm प्रेशर यहाँ पे अपन डिसाइड करते हैं, यहाँ पे अपन रखते हैं, जो कि असल में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट ये कंसिडरेबली हाई प्रेशर है जहाँ पे अमोनिया की ईल्ड कंसिडरेबली हाई है। बट इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि उसके बाद में अपना जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए अगेन ये प्रेशर भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रेशर है जहाँ पे अपन इस अमोनिया की ईल्ड को बहुत अच्छा रख सकते हैं, प्लस अपने को बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट भी नहीं करने होंगे रिएक्शन चैम्बर को बनाने में। सो अपन ने हाई प्रेशर रखा 200 atm बट नॉट सो हाई। सो गाइज अपन ने बात कर ली। अब ली चैटलियस प्रिंसिपल को यूज़ करके अपन ने टेम्परेचर और टेम्परेचर जैसे अपन ने डिसाइड किया था ऑलमोस्ट 700 केल्विन होना चाहिए। अपन ने डिसाइड कर लिया कि टेम्परेचर और प्रेशर की ऐसी कंडीशंस क्यों हैं, और इसके लिए अपन ने क्या काम में लिया। इसके लिए अपन ने केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलियस प्रिंसिपल काम में लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर की बात हो गई, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट की। अब याद करें कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, मतलब जल्दी से जल्दी वो रिएक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो कैटलिस्ट है वो कभी भी रिएक्शन की जो ईल्ड होती है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का अमाउंट होता है, उसको कभी अफेक्ट नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, यानी कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम रीच करने का जो टाइम है उसको डिक्रीज कर देगा। इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी रीच हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड बहुत जल्दी हो जाएगी, रिएक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी भी प्रोडक्ट के अमाउंट को वो चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो अपन रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन अपनी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है, ये रिएक्शन की ईल्ड तो अपन ने इंक्रीज कर दी टेम्परेचर और प्रेशर से, लेकिन स्टिल ये रिएक्शन इतनी स्लो है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर अपन ने डिसाइड किए हैं वहाँ पे भी, इन कंडीशंस पे भी ऑलमोस्ट 1 साल लग जाएगी इस रिएक्शन को ख़त्म होने में। लेकिन 1 साल जितना अपने पास टाइम नहीं है, अपने को अमोनिया 1-2 दिन में ही बनानी है, मतलब इस रिएक्शन की स्पीड अपने को बहुत फास्ट करनी है, और इसीलिए अपने को एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट चाहिए जो इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे। और उसके लिए जो कैटलिस्ट डिसाइड किया गया है वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा, और आयरन ऑक्साइड की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब आयरन ऑक्साइड बहुत ही इफेक्टिव कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए हो, उसके लिए इस कैटलिस्ट को प्रमोट किया जाता है, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है यूजिंग प्रमोटर्स। और ये प्रमोटर्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये प्रमोटर्स क्या करेंगे, इन प्रमोटर्स का काम क्या है, ये जो अपना कैटलिस्ट है आयरन ऑक्साइड, उसका जो इफेक्टिवनेस है इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने का, उसका इफेक्टिवनेस ये इंक्रीज करते हैं। दे आर नॉट कैटलिस्ट, ये एज ए कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड के लिए काम में आ सकते हैं। आयरन ऑक्साइड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, दे आर प्रमोटर्स, आयरन ऑक्साइड को प्रमोट कर रहे हैं बहुत अच्छे से एक्ट करने के लिए।
और सो दैट इस रिएक्शन की स्पीड बहुत ही अच्छे से इंक्रीज की जा सके। सो गाइज अपन ने बात कर ली है टेम्परेचर की, बात करी अपन ने प्रेशर की, बात करी अपन ने कैटलिस्ट की एंड बात करी अपन ने प्रमोटर्स की। अब अपन बात करते हैं कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल इसका फ्लो चार्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती है। सो गाइज आपके सामने अभी जो है वो इसका हेबर्स प्रोसेस का फ्लो चार्ट है कि इंडस्ट्री में अपन किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये पाइप के थ्रू एक कंप्रेशर में आ रही है। सो ये अपन ने सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस किस वॉल्यूम के रेशियो में यहाँ पे होनी चाहिए, तो इनका वॉल्यूम रेशियो होना चाहिए 1:3। और ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे इनकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से पता चला। तो ये अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में अपने को इस पाइप के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस करना है एंड देन ये पहुंचेंगे एक चैम्बर में जहां पे इनको कंप्रेस किया जाएगा। कितने प्रेशर पे? 20 मेगापास्कल, जो ऑलमोस्ट किसके बराबर है? 200 ATM। यही तो अपन ने बात की कि जो रिएक्शन होने वाली हैं उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन किस प्रेशर पे रिएक्ट होनी चाहिए? 200 ATM प्रेशर पे। तो जो कंप्रेशर है इसका काम क्या है? इन गैसेस को कंप्रेस करना, मतलब गैसेस की वॉल्यूम को डिक्रीज करना सो दैट प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज। और वो कितना इंक्रीज हो जाए? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। उसके बाद में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अपन पास करवाएंगे अपने रिएक्शन चैम्बर में। ये अपना रिएक्शन चैम्बर है, दिस इज आवर रिएक्शन चैम्बर। इस रिएक्शन चैम्बर का प्रेशर कितना होगा? 200 ATM। ये तो प्रेशर कैसे डिसाइड हुआ? कंप्रेशर से। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर अपन ने कितना डिसाइड किया था? ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल से 700 केल्विन। सो अपन ने ये जो रिएक्शन चैम्बर है इसका टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 700 केल्विन और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में अपन ने Al2O3 K2O और आयरन ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट भी यहाँ पे काम में लिया सो दैट रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाए। अब क्या होगा? यहाँ से जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है यानी कि जो अमोनिया बना है वो यहाँ से पास होगा। इसके अलावा जो हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं किया, जो नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं किया, वो भी यहाँ से पास होगा। मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो ऑलमोस्ट 15% रहती है जिस कंडीशन पे अपन बात कर रहे हैं। तो अमोनिया भी प्रोडक्ट में होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी होंगे। ये तीनों गैसेस यहाँ से पास करवा के अपन इनको यहाँ लेके आएंगे और यहाँ अपन इनको कूल डाउन करेंगे, यहाँ पे इनका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो तीनों गैसेस में से, नाइट्रोजन में से, हाइड्रोजन में से और अमोनिया में से, तीनों गैसेस में सबसे हैवीएस्ट सबसे पहले जो लिक्विफाई होगी वो अमोनिया होगी। और अमोनिया को लिक्विफाई करने के बाद में जो बची वाली गैसेस होंगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो यहाँ से पास होती हुई, सिंस ये गैसेस हैं तो ये गैसेस ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर सकती हैं। अमोनिया लिक्विड बन गया है तो वो ऊपर नहीं आएगा, बट नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बच गए हैं इनको अपन पंप के थ्रू वापस निकाल लेंगे यहाँ से और फिर से उसको अपन कहाँ कर देंगे? वापस से अपने रिएक्शन मिक्सचर में इनको डाल देंगे। इसको अपन बोलते हैं रिसाइकिल करना। तो जो भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन बच गया है इनको अपन ने रिसाइकिल कर लिया है और फिर से रिसाइकिल करने के बाद में वही रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी जिसकी अपन ने बात की थी। तो ऐसे बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिसाइकिल करते करते अगर अपन देखेंगे तो इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो 90% से भी ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी इकोनॉमिक। एंड दैट्स वाई हेबर्स प्रोसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज़। मॉडर्न टाइम में जहाँ पे भी अमोनिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है हेबर्स प्रोसेस ही वहाँ पे यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे आप 12th CBSE के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप नीट या फिर IIT JEE मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो गाइज आई होप जो पॉइंट्स अपन डिस्कस करने वाले थे, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो कंडीशंस हैं ये आपको याद रखनी है। जैसे हैबर्स प्रोसेस का काम क्या होता है, लार्ज स्केल में इकोनॉमिक प्रोडक्शन करना अमोनिया का, यहाँ पे क्या रिएक्शन यूज़ होती है आपको ये भी ध्यान में रखना है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये भी ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके अलावा टेम्परेचर की, प्रेशर की कंडीशंस 700 केल्विन 200 ATM, इनको डिसाइड करने के लिए अपन ने लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल और केमिकल काइनेटिक्स काम में लिया था। और ये जो कंडीशंस हैं, बेसिकली ये कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर की रिएक्शन की ईल्ड इंक्रीज करने के लिए काम में आ रही हैं, अमाउंट इंक्रीज करने के काम में आ रही हैं, बट रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए अपन काम में ले रहे हैं कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड एंड प्रमोटर्स Al2O3 एंड K2O। एक जल्दी से एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन फिनिश करते हैं ये वीडियो। वो ये कि पुराने ज़माने में आयरन एज ए कैटलिस्ट काम में लेते थे, और मोलिबिडनम मोलिबिडनम को एज ए प्रोमोटर काम में लिया जाता था, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है। मॉडर्न टाइम में आयरन ऑक्साइड एंड Al2O3 K2O एज ए प्रोमोटर काम में लेते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई विल सी यू लेटर, थैंक यू वेरी मच।